नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम आ गए हैं बिहार दरोगा। जी हाँ, 2025 में जो वैकेंसी आ रही है इसके सेट नंबर 46 यानी कि टेस्ट सीरीज 46। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको 10,000 प्रश्न करा दूंगा और ये 10,000 प्रश्न से आपको केवल 100 प्रश्न याद रखने हैं जो आपको एग्जाम में आएंगे, है ना। तो 46 का मतलब कि 2300 प्रश्न तो यहाँ आपको मैं करा दिया। इसके अलावा मैं अन्य टॉपिक वाइज भी कराता हूं आप लोगों को, तो 1000 प्रश्न लगभग टॉपिक वाइज भी करा चुका हूं। नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब बात करते हैं कि लगभग 3300 प्रश्न आपको मैं करा चुका हूं, अभी वैकेंसी नहीं आई है। अब जो 6700 प्रश्न बचा है, रोज रोज मैं आपको कराते कराते एग्जाम होने के पहले आपको सब कंप्लीट 10,000 प्रश्न हो जाएगा। तो ना चाहते हुए भी आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। चलिए, प्रश्न को हम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, पोस्टमार्टम कर करके खोल खोल के पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न, शिवाजी के संरक्षक इनमें से कौन थे? शिवाजी के संरक्षक कह रहा है। देखिए, आपको लगेगा कि रामदास थे, कभी लगेगा तुकाराम थे, कभी कोंडदेव भी लग सकता है, संभाजी लगे भी लग सकता है। राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, यहां कंफ्यूजन नहीं पालना है। शिवाजी की अगर संरक्षक की बात की जाए तो दादाजी कोंडदेव थे। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के गुरु की बात की जाए तब रामदास थे, आध्यात्मिक गुरु। कंफ्यूजन मत पालिएगा, फिर एग्जाम में जाएंगे, संरक्षक पूछेगा, मारेंगे आप रामदास, कहेंगे मास्टरबा नहीं बताया था, फिर कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मास्टरबा आपको बता रहा है कि संरक्षक कहेगा तो कोंडदेव और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कहेगा तो रामदास। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। इनमें से कौन शिवाजी की अंतिम विजय? कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम अभियान था, लेकिन कर्नाटक अभियान के दौरान ही उन्होंने जिंजी के किला को विजिट किया, जीता। इस वजह से जिंजी की विजय शिवाजी की अंतिम विजय हो जाती है। किस वर्ष कर्नाटक अभियान शिवाजी का था? कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे हम आपका। चलिए, रैयत वाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो प्रतिपादक थे वह थे कर्नल रीड और टॉमस मुनरो, दोनों। तो यहां पर टॉमस मुनरो नहीं है, कर्नल रीड है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, महालवाड़ी हॉट मैकेंजी, रैयतवाड़ी कर्नल रीड। तीनों आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय सिपाहियों का पहला विद्रोह हुआ था। तो भारतीय सिपाहियों का जो पहला विद्रोह हुआ था, देखिए सामान्यतः आपको तो लग रहा होगा कि भाई 1857 में हुआ था, किसी को लग रहा होगा कि नहीं नहीं 1757 में हुआ था, है ना। लेकिन जो सिपाहियों ने विद्रोह किया था वह विद्रोह पहला था बक्सर के युद्ध में। जी हाँ, किसमें? बक्सर के युद्ध में। चलिए आगे पांचवा प्रश्न पर। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व खान बहादुर खान के द्वारा किया गया था, लेकिन कहां में किया गया था भाई? खान बहादुर खान के द्वारा तो किया गया था, लेकिन कहां में किया गया था? तो खान बहादुर खान के द्वारा आपके ही बरेली में किया गया था। कहां में किया गया था? बरेली में खान बहादुर खान के द्वारा किया गया था। चलिए, इनमें से किस नहीं है, इनमें से देखिए यहां पर किसे बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? इनमें से किसे बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण की बात कर रहा है, बताइएगा कि अब्दुल लतीफ को। राइट आंसर अब्दुल लतीफ। इनमें से किसका संबंध विधवा पुनर्विवाह से नहीं है? देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है,
नहीं है, आपको ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आप सीधा देखिएगा इनमें से किसका संबंध। अच्छा, विधवा पुनर्विवाह मार दीजिएगा। अब कहिएगा कि मास्टर आप फिर गलत बता। मास्टर अब गलत नहीं बता रहा है, पढ़िए इसको सही से। संबंध नहीं है। ईश्वरचंद विद्यासागर का संबंध तो है ही, डीके कर्वे का भी संबंध है। आगे देखते हैं, विष्णु शास्त्री का भी है, राजा राम मोहन राय का नहीं है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा से संबंधित हैं। प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, नहीं तो गलत करके आइएगा, फिर हम पर ब्लेम लगाइएगा। चलिए, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? मूल संविधान के हिंदी संस्करण का जो सुलेखन था वह वसंत कृष्ण वैद्य, वेद नहीं है, वैद है, वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखना है बी ऑप्शन। चलिए जानते हैं, आप नई बात बता रहा हूं, भारतीय संविधान में महिला भी थी जो संविधान सभा गठन हुआ था तब। अब कितनी महिलाएं थी ये आपको बताना है। तो महिलाओं की जो संख्या थी वह थी भैया 15 महिला थी संविधान सभा में। कहिएगा तो 15 का नाम भी मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में आपको दिखाई देता है? तो अनुच्छेद 21 में आपको दिखाई देता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चले आगे, चलिए आते हैं हम लोग 11। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकरण, बिहार एसएससी इन ग्रेजुएशन लेवल यानी कि बिहार सीजीएल में अधिकरण से संबंधित पूछा गया था प्रश्न। ध्यान करिए, अनुच्छेद 323 के क में प्रशासनिक प्राधिकार अधिकरण का उल्लेख है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो, जैसे कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो आपके पास कितने अनुमोदक होने चाहिए? 2 प्रश्न बनेगा, एक अनुमोदक और एक प्रस्तावक। अगर प्रस्तावक कहे तो आंसर होगा 50, अगर अनुमोदक कहे तब भी आंसर 50 ही होगा। यानी कि 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक की आवश्यकता होगी। आते हैं सवाल संख्या 14 के पास, देखते हैं क्या कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य कर सकता है? मतलब राष्ट्रपति अगर अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से अनुच्छेद 65 के अंतर्गत या 65 के तहत राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य कर सकता है। बहुत ही शानदार प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया है। चलिए 15 नंबर सवाल, मत देने यानी वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और यह वर्ष 1988-89 में किया गया था। 1989 में किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 16वें सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कैसे? प्रत्यक्ष से तो नहीं, प्रत्यक्ष से नहीं किया जाता है। खुला बैलेट से तो खुला बैलेट से भी नहीं किया जाता है। अकाल नहीं है, एकल है। देखिए, एकल हस्तांतरण मत प्रणाली, तो हाँ एकल हस्तांतरण मत प्रणाली से किया जाता है। लेकिन ठहरिए, अनुपातिक मत प्रणाली भी होता है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों होगा, ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए, इनमें से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो क्रॉप फसल में आता है गेहूं, नकदी फसल में नहीं आता है। चलिए, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? हैदराबाद में जो दक्षिण पश्चिम मानसून लौटती है किस तिथि को? तो पहले 15 अक्टूबर को लौटती थी, अब 14 अक्टूबर को ही लौट जाती है। अब 14 अक्टूबर को ही लौट जाती है, लेकिन 15 अक्टूबर ऑप्शन में है, तो राइट आंसर 15 अक्टूबर ही होगा। चलिए, किसका अन्य नाम रेगुर मिट्टी भी है? तो काली मिट्टी को आप रेगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। प्रश्न आपको बहुत ही शानदार कराऊंगा, एग्जाम से संबंधित प्रश्न कराऊंगा ताकि आपको परीक्षा हॉल में पसीना ना छूटे, एग्जाम में दिक्कत ना हो। चलिए, भारत में
पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन में किया जाता है? सबसे ज्यादा पानी किस में किया जाता है बताइए? नहाने धोने में, कि सिंचाई में, कि उद्योग में, ये खाना में, बताइए। तो जानेंगे आप कि सिंचाई में ही सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है ना? कहां हो रहा है भैया? सिंचाई में। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये वाला है ना। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है वह किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर है। कहां भैया? कृष्णा नदी पर है, तो ध्यान देना है आपको। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी महाद्वीप जो है उसको कहते हैं गोंडवाना लैंड, और एक जो बना था वो बना था लॉरेशिया। तो हम दक्षिणी महाद्वीप जान रहे हैं, गोंडवाना लैंड समझ लीजिए। चलिए 23वां सवाल। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। कहां से? प्रशांत महासागर से। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है वह 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए हम आते हैं, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो नीफे, देखिए निकेल और फेरस, जी हाँ, निकेल और फेरस या निकेल या फेरम कह लीजिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो नियोजित अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर ही आधारित। किस पर? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। चलिए हम चलते हैं 27वें नंबर सवाल। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है, तो यह रोजगार बढ़ाने पर प्राथमिकता दी है। किस पर? रोजगार बढ़ाने पर प्राथमिकता दी है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किसने तैयार किया था? तो पीसी महालनोबिस। किसने? पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। इनमें से कौन मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए सामने का जो दांत है वो अवशेषी अंग है क्या? इससे काम तो आप लेते ही हैं, दांत से बिना काम कहां हो पाता है? तो अवशेषी अंग नहीं है। द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग है ना, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग जो है, प्रोटॉन तथा, देखिए यहां पर समझिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग ही है द्रव्यमान संख्या। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग। चलिए 31 नंबर प्रश्न। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है कहलाता है। अगर केंद्रक झिल्ली नहीं हो तब क्या कहे? तो ध्यान देना है, अगर केंद्रक झिल्ली ना हो तो वो प्रोकैरियोटिक, और अगर केंद्रक झिल्ली हो तो यूकैरियोटिक। तो ना हो पूछ रहा है तो प्रोकैरियोटिक। कह रहा है कि बल जो है वह द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है, यानी कि F बराबर एम ए मास और एक्सेलरेशन, यह न्यूटन के दूसरे नियम से ज्ञात होता है ना? ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा वैज्ञानिक नहाने के टब में घुसने पर बाहर पानी गिरते देख यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागा था? वह था आर्किमिडीज। कौन था? आर्किमिडीज था। किसे भभकता द्रव के नाम से भी जानते हैं? तो एक्वारेजिया को भभकता द्रव के नाम से भी जानते हैं। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किलोसिस नामक, तो राइट आंसर बताइएगा कि विटामिन B2। जी हाँ, विटामिन B2। चलिए आगे। मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। मैग्नीशियम रिबन जब दहन होता है तो श्वेत ज्वाला के साथ। कैसे? श्वेत ज्वाला। मनुष्य का शरीर किस परास के बीच कार्य करता है? तो 7 से 7.8। मनुष्य का शरीर जो है किस परास के बीच कार्य करता है? तो बताएंगे 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए हम चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। धातु का निष्कर्षण इनमें से किस प्रकार से किया जाता है? तो अपचयन से किया जाता है, भर्जन से भी, निस्तापन से भी, यानी कि सभी प्रोसेस से किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, विभवांतर की माप किसके द्वारा की जाती है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा कि विभवांतर की जो माप की जाती है यह की जाती है आपका, देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी, वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर की माप की जाती है, वोल्ट मीटर के द्वारा, वोल्ट मीटर नामक यंत्र से। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। फ्यूज
को युक्ति के साथ किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? यहाँ पर फ्यूज को युक्ति के साथ किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? तो याद करिए, फ्यूज को जब आप जोड़ते हैं तो दो तरीके से जोड़ सकते हैं, या तो समानांतर या तो श्रेणी, लेकिन सही जो जोड़ा जाता है यह श्रेणी क्रम। अगर समानांतर श्रेणी में जोड़िएगा तो कोई लाभ नहीं होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न, एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला रोग है जो होता है ना। एंथ्रेक्स जो है यह मनुष्य में और मवेशी में होता है। किसके कारण से होता है भैया? तो एंथ्रेक्स जो है यह जीवाणु, किसके कारण? जीवाणु। जीवाणु को आप क्या कहेंगे? तो भाई बैक्टीरिया कहेंगे। विषाणु को क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। तो एंथ्रेक्स जीवाणु के कारण होता है। चलिए, इनमें से कौन सा रोग वायु से नहीं फैलता है? वायु से नहीं फैलता है तो जानते हैं टाइफाइड जो है, टाइफाइड वायु से नहीं फैलता है। तो टाइफाइड कैसे फैलता है भैया? तो यह दूषित जल से फैलता है। टाइफाइड जो है यह दूषित जल से फैलता है, तो ये ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइफाइड जो है दूषित जल से फैलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, टाइफाइड के आगे चलते हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने का प्रक्रम जो है उसका नाम क्या है? तो चीनी से अल्कोहल बनाते हैं किण्वन के माध्यम से। किसके माध्यम से? किण्वन के माध्यम से। अगला प्रश्न, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कोई धातु है उसको पीट पीट के सीट में परिवर्तित करते हैं तो वो आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। और अगर खींचते हैं तो वो तन्यता कहलाता है। तो दोनों आपको ध्यान देना है। धातु के ऑक्साइड, जी हाँ, धातु का जो ऑक्साइड होता है वह उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षारीय। ध्यान देना है। चलिए, फास्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है। फास्फोरस को किस में रखा जाता है ना? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो जान लीजिए कि फास्फोरस को आप जल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? जल में रखा जाता है। तो ये ध्यान देना है आपको। चलिए 47वें प्रश्न की ओर, घर्षण बल की दिशा। तो घर्षण बल जो है यह सदैव वस्तु के विपरीत होगी। सदैव किसके विपरीत होगी? वस्तु के विपरीत होगी घर्षण बल। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 48। चलते हैं आगे। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, बाल नहीं है, बल है, को कहते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को आप दाब कहते हैं। जी हाँ, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। चलिए, ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित करता है। तो आवृत्ति जो है ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित करता है, याद रखिएगा। चलिए आगे, आज का आखिरी सवाल, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किया जाने वाला टीन के डिब्बे में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। क्योंकि भैया यह कम क्रियाशील होता है ना। ऐसा नहीं कि सस्ता होता है, देखने में अच्छा होता है, नहीं, लोहे से कम क्रियाशील होता है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, इस वजह से। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।